Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. Today we are going to start our 13th lecture that is about lysosome of the third chapter that is cell and subcellular organelle. In this video we will discuss the structure, origin and the function of lysosome along with some special characteristics. So let's begin the video. सबसे पहले जैसे हमने अभी तक सारी ऑर्गेनेलिस को देखा कि हम ओरिजिन को डिस्कस करते हैं, तो इसका ओरिजिन देखते हैं 18th सेंचुरी के मिड में क्रिश्चियन डीड्यूव जो थे बेल्जियम साइंटिस्ट हैं जो कि लिवर सेल को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, लिवर सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को जो है वो देख रहे थे। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ जो है जब वो ये काम कर रहे थे तो उन्होंने सेंट्रीफ्यूग किया सेल को। सेंट्रीफ्यूग एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें सेल को स्पिन करवाया जाता है, घुमाया जाता है। ठीक है, और इस तरह सेल उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। इट्स जस्ट लाइक अ वॉशिंग मशीन। जैसे वॉशिंग मशीन में होता है कि वो स्पिन करती है, वैसे ही होती है मशीन। इसमें सेल जो है वो स्पिन करता है और उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है और फिर अपने मोलिक्यूलर वेट या डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है वो खुद को अलाइन कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है वो लाइट होगा, जिनका वेट जिस कैटेगरी में आते हैं वो उस पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। तो जब और बेसिकली इसमें ब्रेकडाउन होती है सेल की, सेलुलर कंपोनेंट्स की स्टडी के लिए यूज़ की जाती है। जब उन्होंने इसको देखा तो उन्होंने देखा कि कुछ एसिड फास्फेटेज जो है वो रिलीज़ हुए। ये एंजाइम है। ठीक है, ASE स्टैंड्स फॉर एंजाइम। तो ये है एसिड फास्फेटेज। तो दिस इज़ दी एंजाइम। ये जो ASE है शो करेगा एंजाइम को, ये एंजाइम है। और इस एंजाइम को डाइजेस्टिव एंजाइम का जो नेम है वो दिया जाता है। फिर इन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये खुद को एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली के अंदर रखते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और ऑर्गेनेली की फॉर्म में सेल के अंदर जो है वो रहते हैं। इस ऑर्गेनेली को लाइसोसोम का नाम दिया गया। ठीक है, जो इन्होंने सजेशन दी है, अपनी जो प्रपोज किया थ्योरी को, वो ये था कि ये जितने भी एंजाइम्स होते हैं ये खुद को बाउंडेड रखते हैं मेम्ब्रेन के अंदर और एक ऑर्गेनेली फॉर्मेशन कर देते हैं सेल के अंदर। उस ऑर्गेनेली को लाइसोसोम जो है वो बोला जाता है। ये था इसका ओरिजिन। अब हम लाइसोसोम का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लाइसोसोम जो है ये स्फेरिकल ऑर्गेनेली होती है, मतलब राउंडेड होती है, गोल होती है, ये इसकी शेप है। ठीक है, और सिंगल मेम्ब्रेन जो है वो इसको बाउंड किया होता है। लाइसोसोम को भी हमने देखा कि डिस्कवर किया था क्रिस्टियन रेनी डीड्यूव ने, और इसके पास बहुत से स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। कि ये देखें, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर राउंडेड स्ट्रक्चर जो है वो इसको शो कर रहा है। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम की बात करते हैं जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइसोसोम का फर्स्ट फंक्शन कि ये डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट के तौर पे एक्ट करेगा। डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट, और ये सारी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम एनिमल सेल की बात करें, डाइजेस्टिव एंजाइम किसने जो है वो डिफरेंट सेल्स या डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म जो है उनको इंजेस्ट कर लेना, डाइजेस्ट कर लेना, खा जाना है फर्स्ट फंक्शन इनका। तो ये एनिमल्स के उन सेल के अंदर पाए जाते हैं जो डिजीज़ फाइट करेंगे। ठीक है, लाइक कोई भी अगर जरासीम बॉडी के अंदर एंटर हो गया, हार्मफुल सब्सटेंस एंटर हो गया, तो जिन सेल ने फाइट करना है उनके ख़िलाफ़ या उनको इंजेस्ट करना है ये उनके अंदर प्रेजेंट होंगे, तो वो हमारी बॉडी में एक ही तरह के सेल हैं जिनको हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं, जो कि डिफेंस में या बॉडी के सेफ्टी में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये वाइट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसने बाहर से कोई भी अगर नुकसानदेह सब्सटेंस आ रहा है या कोई भी ऑर्गेनिज्म आ रहा है, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी अटैक करने वाला आ रहा है, तो ये उसको डाइजेस्ट कर लेगा, खा लेगा और बॉडी को सेफ रखेगा। तो ये इसका फंक्शन है जिसको हम कहते हैं कि ये डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट के तौर पे रोल प्ले करेगा। सेकंड की बात करें तो दैट इज़ ऑटोफेगी। ऑटो मीन सेल्फ, फेगी मीन ईटिंग, यानी कि खुद को खाना। तो इसमें क्या करेगा ये लाइसोम जो है, ये इसका फंक्शन होता है कि ये सेलुलर कंपोनेंट्स की ब्रेकडाउन करता है जिनकी अब इसमें सेल की डाइजेशन होनी है। तो अगर किसी सेल का कोई यूज़ नहीं, वो यूज़लेस है, ठीक है, उसका कोई फंक्शन नहीं है या उसका लाइफ टाइम एक्सीड कर गया, मतलब अगर उसने रहना था 1 साल उसका लाइफ टाइम था, ड्यूरेशन था, इतना होने के बाद अब उसकी एज लिमिट ख़त्म हो गई है, तो ये क्या करेगा, उसको खा लेगा, यानी कि अपनी ही बॉडी के सेल को खाना।
तो इसलिए इसको नेम दिया जाता है ऑटोफेगी का, कि इसने सेल्फ ईटिंग करनी है, खुद को खाना है। अब जिस बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट है उसी को ईट करेगा, बाहर से कोई सब्सटेंस नहीं खाने को। तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ऑटोफेगी। ये भी बहुत यूज़फुल प्रोसेस है ह्यूमन बॉडी के लिए, कि जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेल्स होती हैं या जो ओल्ड सेल होते हैं उनको ये ईट कर लेते हैं। फिर थर्ड फंक्शन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ रिसाइकलिंग। इस फंक्शन की बात करें तो इसमें ये रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। रिसाइकलिंग ऐसे करेंगे कि ये वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी बॉडी के अंदर हैं, या फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, जो भी सब्सटेंस हैं, ठीक है, उनकी ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स को ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल के अंदर। जब उनकी ब्रेक डाउन हो जाएगी तो वो दोबारा साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे और न्यू मटेरियल फॉर्मेशन जो है वो करेंगे। देन हम बात करते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम की। ये इसका फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, या इसकी कंपोजिशन भी आप इसको जो है वो कह सकते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम की बात करें तो जो अभी हमने डायग्राम में देखा था कि राउंडेड स्ट्रक्चर था और उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो थे वो प्रेजेंट थे। लाइसोसोम के पास ऑलमोस्ट 40 डिफरेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर और मॉडिफाई किए जाते हैं गोल्जी अपरेटस में। हमने एंडोप्लाज्मिक और गोल्जी अपरेटस को पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल में देखा था और हमने गोल्जी अपरेटस में ये बात की थी कि या तो वो एंडोप्लाज्मिक के पास सिक्रीशंस जाती हैं या वो गोल्जी अपरेटस से निकलने के बाद लाइसोसोम में चेंज हो जाती हैं। तो लाइसोसोम के पास जो एंजाइम होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक के अंदर बनते हैं और गोल्जी अपरेटस में मॉडिफाई होकर लाइसोसोम में कन्वर्ट जो है वो हो जाते हैं। तो ये इनमें कंपोजिशन थी। लाइसोसोम की बात करें तो इनकी मेम्ब्रेन के पास ये स्पेशल करैक्टर होता है, कवरिंग होती है कि वो प्रोटेक्ट करेगी जो इनकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन है क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो ये प्रोटेक्ट करेगी। देखें लाइसोसोम ने ईट करना है सबको, प्रोटीन को भी, कार्बोहाइड्रेट्स को भी, लिपिड्स को भी, तो ये अपनी मेम्ब्रेन भी तो खा सकता है ना, ये पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि लाइसोसोम पे जो कवरिंग हुई होती है उसकी मेम्ब्रेन की, वो प्रोटेक्ट करती है सेल को डाइजेस्टिव एंजाइम्स के पास, उसके पास ये एबिलिटी होती है प्रोटेक्शन की, ठीक है। उसके पास वो एक्टिव साइट्स नहीं होती जहाँ पे लाइसोसोम के जो एंजाइम है वो एक्ट कर सके। तो जब लाइसोसोम के एंजाइम्स पे एक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एंजाइम्स ने तो एक्ट करना है एक्टिव साइट्स पे, ठीक है, तो जब उनको एक्टिव साइट ही नहीं मिलेगी तो वो उस पर तो एक्ट नहीं ना करेंगे। तो जब सेल मेम्ब्रेन है या जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो कवरिंग है, जब उस पर एक्ट ही नहीं होगा तो वो टूटेगी नहीं। जब वो टूटेगी नहीं तो बाकी सेल का जो कॉन्टेक्ट है वो सेफ रहेगा और सिर्फ जो ज़रूरत के सेल होंगे वो ही, उनकी ही डाइजेशन होगी या उन पे ही लाइसोसोम जो है वो एक्ट करेंगे, सारे सेल को डैमेज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि जो मेम्ब्रेन कवरिंग होती है वो प्रोटेक्ट करेगी सारे सेल को हार्श डाइजेस्टिव एंजाइम से, लाइसोसोम के पास जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हैं उनसे, ताकि वो जो है वो उनको डाइजेस्ट ना कर सके, इसलिए, और जो सेल है उसको डैमेज ना कर सकें वो, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि मेम्ब्रेन के पास वो एक्टिव साइट ही नहीं है जहाँ पे एंजाइम जाके एक्ट कर सके। तो जब मेम्ब्रेन नहीं टूटेगी तो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो पैक रहेंगे और सेल के बाहर जहाँ उनकी ज़रूरत नहीं है वहाँ जाके वो काम नहीं करेंगे। फिर हम डिस्कस करते हैं इनके लास्ट फंक्शन का, दैट इज़ एलिमिनेशन ऑफ होल सेल, कि ये सारे के सारे सेल को भी ख़त्म कर सकते हैं। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो एक फंक्शन है। यहाँ पे ना एक मैकेनिज्म आता है सिलेक्टिव सेल, दैट सारी बॉडी की नहीं बल्कि कुछ स्पेसिफिक सेल को ख़त्म कर दिया जाता है, पूरा सारे का सारा सेल जो है वो ख़त्म हो जाता है। मल्टी सेलुलर के अंदर जो है ये जो प्रोसेस है वो होता है, उनकी डेवलपमेंट के अंदर ये प्रोसेस होता है कि उनके जो सेल है उनकी डेथ हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें हमारी फिंगर्स की बात करें तो हमारी फिंगर्स सेपरेट है ना, लेकिन जब सेल ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियो से, जब वो बाहर होता है तब तो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, हमारी सारी फिंगर्स आपस में ज्वाइंट होती हैं। तो इनके दरमियान में दो फिंगर्स को साथ अगर जोड़ें तो उनके दरमियान में जितने भी होते हैं ना सारे सेल वो ख़त्म हो जाते हैं, डेड होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं। जब वहाँ से ख़त्म होते हैं तो हमारी फिंगर्स अलग अलग जो हैं वो हो जाती हैं। तो ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल है, इसको कहते हैं सिलेक्टिव सेल दैट। यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें जो आपके कोर्स में है, फर्स्ट एग्जांपल इज़ टेडपोल।
टेडपोल जो है वो एक फ्रॉग की स्टेज है। फ्रॉग से पहले टेडपोल बनता है, लार्वा के बाद टेडपोल, उसके बाद जो है वो फ्रॉग में चेंज होता है। तो ये मार्फोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो इसमें आते हैं। तो टेडपोल के पास टेल होती है लेकिन फ्रॉग के पास टेल नहीं होती। तो टेडपोल के जो टेल सेल हैं वो लाइजोम जो है वो उनको डाइजेस्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा, उनकी डेथ हो जाएगी, सेल ख़त्म हो जाएंगे। और इस तरह जो है वो फ्रॉग की टेल जो है वो नहीं होती। टेडपोल से फ्रॉग में अगर चेंज होना है तो ये डिसाइड होता है कि उसके जो सेल हैं वो डेथ हो जाएगी, और जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाएगा उसमें टेल ख़त्म हो गई है। और फ्रॉग जो एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो है वो टेल नहीं होती। फिर हम डिस्कस करते हैं ब्रेन को। ब्रेन के भी कुछ सेल जो हैं डेवलपमेंट के दौरान जो है वो डाई हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। इसको कहते हैं डायरेक्टेड सुसाइड, यानी कि डिसाइडेड सुसाइड है। सेल ने खुद को ख़त्म करना है, ये डिसाइड है कि ये जो सेल हैं ये खुद को ख़त्म कर लेंगे। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी है फिंगर की, कि फिंगर के दरमियान की जो सेल हैं सारी फिंगर तो नहीं ना ख़त्म होती, फिंगर्स तो हमारी वैसे रहेंगी, लेकिन जो उनके दरमियान में जो दो सेल्स हैं उनके पास ये मैसेज आता है कि उन्होंने सुसाइड जो है वो कमिट करनी है, ताकि बॉडी के स्ट्रक्चर जो है वो प्रोमिनेंट हो सके। इसमें क्या होता है, जो लाइजोम होता है वो रप्चर हो जाता है। वैसे तो ये मेम्ब्रेन के साथ बाउंडेड थे ना इनके सारे एंजाइम्स, लेकिन ये एक स्पेसिफिक केस होता है जिसमें लाइजोम जो है वो रप्चर हो जाएगा सेल के अंदर, और फिर उस सेल को जो है ये डाइजेस्ट कर लेगा, और इस तरह जो सेल है वो एलिमिनेट हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। इस पॉइंट को हम कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ 4 सेल। इस तरह वो पॉइंट जो है वो जो सेल है वो ख़त्म हो जाएगा। लास्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ लाइसोमर स्टोरेज डिजीज़, जिसमें हम देखते हैं कि लाइसोम के ना होने की वजह से कौन कौन सी जो डिजीज़ हैं वो सेल के अंदर हो सकती हैं। ये डिजीज़ ऐसे होती हैं कि लाइसोम ने करने हैं डाइजेस्टिव, ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करनी है, मतलब इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो इनके पास अगर कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो ये उसके लिए जो है फिर ये ख़तरा होता है बॉडी के लिए, क्योंकि उसकी तो डाइजेशन होनी नहीं, उसने तो एबनॉर्मल रेट पे इंक्रीज़ करते जाना सेल में। और ऐसे लाइसोम जिनके पास एंजाइम ना हो, कोई भी एंजाइम, ठीक है, वो ना हो, उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल लाइसोम। और एबनॉर्मल लाइसोम में क्या होता है, ये फिर उस डाइजेस्टिबल सब्सटेंस जिसने डाइजेस्ट होना था वो नहीं हो रहा, उसके साथ जो है वो फिल हो जाता है, और फिर ये सेलुलर फंक्शन के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से फंक्शनिंग जो है वो ख़राब होती है। ठीक है, इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो एक पहली एग्जांपल इसमें आती है पोम्स डिजीज़। पोम्स डिजीज़ की बात करें तो इनके पास ग्लाइकोजन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है वो नहीं होते, यानी कि ग्लाइकोजन ने डाइजेस्ट नहीं होना। तो ग्लाइकोजन ने स्टोर होना है लीवर के अंदर, लेकिन अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो रही तो बहुत ज़्यादा रेट पे जो है वो लीवर जो है उसके अंदर अकामुलेट हो जाएगी, जमा हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई मैकेनिज़्म भी नहीं होगा जो उसको डाइजेस्ट कर सके। तो एबनॉर्मल रेट तक जो है वो जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर हो जाएगी, जो कि एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है लिवर के लिए। ठीक है, तो ये एक डिज़ीज़ है जो कि लाइसोम की जो है एबनॉर्मेलिटी की वजह से होती है। सेकंड डिज़ीज़ की बात करते हैं टे सेक डिज़ीज़। इसकी बात करें तो इसमें लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है वो मिस होता है। पहले में ग्लूकोजन डाइजेस्टिंग एंजाइम मिस था, इसमें लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम मिस है। तो ये क्या करेंगे, जितने भी नर्व सेल्स हैं ब्रेन के उनमें लिपिड्स जो है वो अकामुलेट हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लिपिड तो डाइजेस्ट हो नहीं रहा, तो वो ब्रेन सेल के अंदर या नर्व सेल के अंदर जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज होगा, उसको नुकसान होगा। और ये जो डिज़ीज़ है, जब नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है तो मेंटल रिटार्डेशन की वजह बनेगी, यानी कि जो ब्रेन है उसकी रिस्पॉन्डिंग कम हो जाएगी, ब्रेन एबनॉर्मल काम करेगा, नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर एबनॉर्मल रेट तक जो है वो लिपिड्स वो डिपॉजिट है। और अगर ये बहुत छोटी एज में डिजीज़ हो जाए तो डेथ की भी रीज़न जो है वो बन सकती है, या जो है ये एबनॉर्मल जो पर्सन्स होते हैं जिनका ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, वो भी ये वजह जो है ये बन सकते हैं। ठीक है, तो ये थी लाइसोम की स्टोरेज डिजीज़। फिर हम लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ सेफ्टी ऑफ सेल। सेफ्टी ऑफ सेल की बात करें, सेल कैसे सेफ रहता है इससे, अगर बाय चांस जो लाइसोम है वो ब्रस्ट कर गया तो सेल कैसे सेव है, हम इस चीज़ को जो है वो देख लेते हैं। लाइसोम को हमेशा काम करना होता है एसिडिक इन्वायरमेंट में। ठीक है, एसिडिक इन्वायरमेंट में, और जो पीएच होती है वो बहुत लो होती है, लाइक अबाउट 4.8
4.8 pH पे ये काम कर रहे होते हैं। और लाइजोम मैट्रिक्स, जहाँ पे लाइजोम का अंदर जो फ्लूइड होता है वो सारे का सारा एसिडिक होता है, जहाँ पे एंजाइम्स जो हैं वो वर्किंग कर रहे होते हैं। हम अगर एंजाइम्स को पहले डिस्कस करें तो हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है अपने टेम्परेचर को लेके और अपनी पीएच को लेके, यानी कि उनको स्पेसिफिक पीएच और स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए काम करने के लिए। तो वो जो लाइजोम एंजाइम है वो सारे काम करेंगे एसिडिक मीडियम पे, यानी कि लो पीएच पे 4.8 पे। और जो साइटोसोल है वो न्यूट्रल है, उसकी पीएच जो है वो 7 है। तो अगर बाय चांस जो लाइजोम है वो रप्चर हो जाए तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाएंगे और सेल जो है वो अनइंजर्ड रहेगा, यानी कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, सिवाय इसके कि वो प्री प्लान्ड उसकी जो है वो डेथ हो, या जो है उसको सुसाइड का हो, जो मैसेज है वो आया हो कि या डायरेक्शन की दी हो कि आपने सुसाइड करनी है। सिर्फ इस केस में जो है वो सेल ब्रस्टिंग से सेल जो है वो ईटिंग हो जाती है, सेल सारा ख़त्म हो जाता है। लेकिन नॉर्मली अगर कोई भी बाई चांस लाइजोम ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, वो टूट जाए, तो सेल जो है वो उससे सेफ रहता है। ठीक है, हम इसकी जो है वो देख लेते हैं ब्रेकडाउन में किस तरह जो है ये रोल प्ले करता है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ से जो है वो जो सिक्रीशंस हैं वो आएंगी, लाइक प्रोटीन आ गई यहाँ पे, ठीक है। वो फिर नेक्स्ट आ रही है गोल्जी apparatus में। अब वहाँ से वो जब निकलेगी तो वो लाइसोम बन जाएगी, ठीक है। जब वो लाइसोम में चेंज हो गई है, गोल्जी apparatus से निकलने के बाद वो चेंज हो गई लाइसोम में। लाइसोम में जब वो किसी भी सब्सटेंस के साथ मिलता है, जब भी लाइसोम किसी को ईट करता है वो चेंज हो गई सेकेंडरी लाइसोम में, ठीक है। लाइसोम जब गोल्जी apparatus से निकलती है तब, लेकिन जब वो किसी और सब्सटेंस को ईट करता है दैट इज़ सेकेंडरी लाइसोम, जो कि डाइजेशन में जो है वो हेल्प करता है। देखें, यहाँ से पार्टिकल आया, पार्टिकल को बोड सेल के अंदर लेके गए, सेल के अंदर लेके जाना फेगोसाइटोसिस, जिसमें कोई भी सॉलिड पार्टिकल को इंजेस्ट किया जाता है। जब ये पार्टिकल लाइसोसोम के साथ मिलेगा, लाइसोम आया गोल्जी apparatus से, ये प्राइमरी लाइसोम है जो गोल्जी apparatus से आया है, ये बाहर वाले पार्टिकल से मिल रहा है, तो ये सेकेंडरी लाइसोम है जब इसकी डाइजेशन जो है वो हो रही है, ठीक है। और अगर जो सेल है प्राइमरी लाइसोम आया है और वो किसी अपने ही सेलुलर कंपोनेंट को ईट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑटोफेगोसोम, ठीक है। ये सेकेंडरी लाइसोम नहीं, ये ऑटोफेगोसोम है और ये इस तरह डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये इसकी जो थी वो वर्किंग थी कि अगर बाहर के पार्टिकल से लाइसोम मिलता है, प्राइमरी लाइसोसोम, ये प्राइमरी लाइसोम है, ठीक है। ये अगर ये बाहर के किसी पार्टिकल से मिलता है तो ये सेकेंडरी लाइसोम बन जाएगा, लेकिन अगर ये अपने ही किसी सेल पार्टिकल से मिलता है तो ये ऑटोफेगोसोम इस बॉडी को बोलेंगे, इस कंपोनेंट को जो है वो बोलेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर, होप यू विल गेट इट। इफ़ यू फाइंड एनी confusion regarding this you can ask me in the comment section. See you in the next video. Take care.